सोचिए एक ऐसे हमले के बारे में जिसे एक फाइनल मूव, एक चेकमेट माना जा रहा था। एक ऐसा कदम जो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए था। लेकिन अनजाने में वही कदम एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध की शुरुआत बन गया। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक सोची समझी रणनीति एक ऐसी वैश्विक तबाही में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, उम्मीद तो बड़ी सीधी सादी थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी और सारा मसला खत्म। लेकिन असलियत उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। ये अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे अंतहीन संघर्ष की शुरुआत थी जिसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ये कहानी है एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक साबित हुए। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में जब दुनिया को लगा कि बस खेल खत्म हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसे उन्होंने अपनी आखिरी और निर्णायक चाल समझा था। तारीख थी 28 फरवरी 2026, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके टॉप कमांडरों को एक ही झटके में निशाना बनाया गया। उस वक्त ईरान पहले से ही अंदरूनी मुश्किलों से घिरा था और इस हमले को ईरानी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा जा रहा था। वेस्टर्न मीडिया में तो मानो एक ही बात चल रही थी, हर तरफ एक ही विश्लेषण था कि ये एक चेकमेट है, बस एक चाल और खेल खत्म। सबको लगा कि ईरान का नेतृत्व अब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। भाई, जब टॉप लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो लड़ेगा कौन? लेकिन जब दुनिया ईरान के टूटने का इंतजार कर रही थी, तब उसने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। ईरान ने अपनी हार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और एक ऐसा पलटवार किया जो हैरान करने वाला था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 और इसके तहत ईरान ने एक साथ 550 से भी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। ये एक सैचुरेशन अटैक था। इसका सीधा साधा मकसद होता है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर देना। और हुआ भी यही। इजराइल का मशहूर आयरन डोम भी कई जगहों पर नाकाम नजर आया। इस हमले का इरादा और निशाना दोनों ही एकदम साफ और बहुत बड़े थे। ईरान ने खुलेआम ऐलान किया कि वो सीधे सीधे इजराइल के नेतृत्व को निशाना बना रहा है। ये एक सीधा संदेश था कि अब जंग के नियम बदल चुके हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से लेकर एयरफोर्स हेडक्वार्टर तक को निशाना बनाया है। हाँ, इजराइल इन दावों को नकारता रहा, लेकिन तेल अवीव और नेवाती में एयरबेस जैसे अहम इलाकों से जो धुएं के गुबार उठे, उन्होंने ये साफ कर दिया कि नुकसान सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि काफी गहरा और असली था। और यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान को समझने में इतनी बड़ी चूक कैसे कर गई? उनका पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा कैसे गया? इसका जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है। क्या प्लान बनाने वालों ने सिर्फ ईरान के सैन्य साजो सामान को गिना, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई की ताकत और उसके लड़ने के जज्बे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? देखिए, पहली और सबसे बड़ी गलती थी ईरान की फौजी बनावट को समझने में। वेस्टर्न स्ट्रैटेजिस्ट की सोच बहुत पारंपरिक थी कि खामेनेई का सिर काटने से ईरान का पूरा शरीर बेजान हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लाइन इस सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। हमला करने वालों ने सोचा कि वे एक आदमी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक ऐसे नेटवर्क को छेड़ दिया जो बिना किसी एक लीडर के भी बहुत खतरनाक तरीके से काम कर सकता है। यहाँ ईरान ने दुनिया को विकेंद्रीकृत युद्ध का एक मॉडल दिखाया, मतलब जहां एक सेंट्रल कमांड लीडर के खत्म होते ही बिखर जाती है, वहीं ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसमें हिजबुल्लाह और हूती जैसे ग्रुप शामिल हैं, बिना किसी सेंट्रल ऑर्डर के अपने अपने मोर्चों पर लड़ते रहे। कहानी वही पुरानी थी, एक सिर काटा तो 10 और पैदा हो गए। दूसरी बड़ी गलती थी साइकोलॉजिकल। हमले से ठीक पहले ईरान की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। लेकिन जैसे ही बाहरी हमला हुआ, देश के अंदर का सारा गुस्सा राष्ट्रीय गौरव में बदल गया। अब लड़ाई अपनी सरकार से नहीं बल्कि बाहरी दुश्मन से थी। और ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं रही, इसकी आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। और फिर इसके जो ग्लोबल नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इस युद्ध का शायद सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब कुवैत और इराक की सीमा के पास अमेरिका के
3 सबसे एडवांस्ड F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरे। ये एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका ने इसे फ्रेंडली फायर या फिर कोई तकनीकी खराबी बताया, जबकि ईरान ने इसे अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री जीत करार दिया। खैर, सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय थी, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के विमानों का इस तरह से गिरना अमेरिकी एयर सुपीरियॉरिटी के मिथक पर एक गहरा सवालिया निशान लगा गया। और इसके बाद तो जैसे हमलों का एक सिलसिला सा चल पड़ा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, कतर में अमेरिकी बेस के पास मिसाइलें गिरीं, और हद तो तब हो गई जब दुबई के कमर्शियल इलाकों में भी आग की लपटें उठीं। जो खाड़ी देश कल तक खुद को सुरक्षित मान रहे थे, वे भी अब इस जंग की चपेट में आ चुके थे। और फिर ईरान ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला, उसकी डेड हैंड स्ट्रैटेजी। उसने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और इसे बंद करने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला देना। तो इस तरह जो मिशन एक निर्णायक जीत के लिए शुरू हुआ था, वो अब एक ऐसे अंतहीन दलदल में बदल चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता किसी को भी नजर नहीं आ रहा। अब लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि किसी तरह इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध में टिके रहना बन गया है। अमेरिका और इजराइल खुद को एक ऐसी अंधी गली में पा रहे हैं जहां से पीछे हटने का मतलब हार है, और आगे बढ़ने का मतलब एक ऐसे विनाश में फंसना है जिसका कोई अंत नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है, योजना बनाने वालों ने ईरान के हथियारों की ताकत का तो सही अंदाजा लगाया, लेकिन उसकी तबाही मचाने की क्षमता को बहुत ही हल्के में ले लिया। ये इस बात का सबूत है कि एक घायल देश को कमजोर समझना कितना भारी पड़ सकता है। और इसीलिए आज इस युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रह गया है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी। असली सवाल तो ये है कि जब ये सब खत्म होगा तो इस दुनिया का नक्शा क्या बचेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे संघर्ष को एक नई और कहीं ज्यादा भयावह रोशनी में पेश करता है।